नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और अपने खास कार्यक्रम लोक सेवक में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह जी से, जो कि रेलवे पुलिस में आईजी हैं, जीआरपी में आईजी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सत्येंद्र कुमार सिंह एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पुलिस विभाग की सेवा करते हुए अत्यंत व्यस्त परिस्थितियों में काम करते हुए 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरह से, किन बातों से प्रेरित होकर आपने पुलिस सेवा में आने का निर्णय लिया। नमस्कार, मैं हरदोई जनपद के एक छोटे से गांव बरवा से आता हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमारा जुड़ाव रहा। बचपन और किशोरावस्था वहीं बीती और हमारे पिताजी एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदारी पृष्ठभूमि थी, तो घर में कोई सुख साधन संसाधन की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे होता है कि एक गांव का परिवेश होता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही कि मैंने अपने गांव में जो 17 साल शुरुआत के बिताए ज़िंदगी के, उनसे गांव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मेरे जहन में मेरे लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह हृदय में बैठ गई। और यही वजह रही कि जब साहित्य में मुझे बाद में तमाम सृजन कहानियों का, कविताओं का और गीत गज़लों का करना पड़ा, तो गांव की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं मेरे साथ रही और वो एक कैनवस की तरह, एक बैकग्राउंड की तरह उस कविता में, उस गीत में, उस कहानी में साफ दिखाई देती है। तो जहाँ तक इसकी बात रही, मैं बचपन से, जब मैं कक्षा 5 में था, तभी से लिखने पढ़ने का शौक़ था और कुछ ऐसा आगे चलता चला गया कि लोग मिलते गए, उसी तरह के दोस्त बनते गए। हाई स्कूल में पहुँचे तो जन्मेजय त्रिपाठी अतीत जी मिले, सरोज सारंगी जी मिले, तो वो सब हमारे साथी भी उसी तरह बनते गए और फिर हम लोग लेखन जारी रहा। फिर इलाहाबाद पढ़ने गए तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वहाँ सारे अच्छे अच्छे जो साहित्यकार थे, लिखने वाले लोग थे, वो कलमकार लोगों से एक मंडली सी बन गई, उस तरह की दोस्ती हो गई। और फिर माया प्रेस में वहाँ पर कार्य करने को मिला उप संपादक के रूप में। तो 17 साल की अवस्था में एक माया जैसी मशहूर पत्रिका का उप संपादन, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय प्रगति थी, मेरी उपलब्धि थी मेरी ज़िंदगी में। तो वहाँ काम करने के दौरान मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ मिली, एक तो मेरी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो गई और एक वोकैबुलरी, एक शब्दकोश। उसकी वजह ये थी कि हमारे साथ जो वहाँ लोग काम करते थे, जो भी हमारे साथ सहकर्मी थे और हमारे वरिष्ठ थे, श्री अमरकांत जी, जिनकी कहानियाँ मैं पढ़ता था, बहादुर जैसी कहानी इंटर में मैंने पढ़ी थी, मुझे याद है हमारे गुरुजी ने बताई थी, इस बार यूपी बोर्ड में कहानी आएगी, तो हम लोग रात दिन रटते रहते थे कि अमरकांत जी की माता जी का नाम ये था, पिताजी का नाम ये था। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व जिसके बारे में आप रात दिन रटते हो और वो व्यक्तित्व आपके सामने हो, आपके साथ बैठा हो, काम कर रहा हो, तो निस्संदेह ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं भगवान की तरह उनको पूजता था और उन्होंने मेरे लेखन में जो मेरी परिपक्वता आई, मुझे याद है कि ग्रेजुएशन के बाद जो मैंने लिखा वो मेरा बहुत ही परिपक्व लेखन था, बहुत ही दार्शनिक लेखन था। और उसी की वजह थी कि अभी जब उस लेखन की जो गहराई थी, एक मेरा एक एकल काव्य पाठ हुआ, तो उसमें वीसी साहब ने लखनऊ में बोला कि अपना जो काव्य संसार है, इसकी जो रचनाएं हैं आपकी, आप दे दीजिए। तो उस पर मैं पीएचडी कराता हूँ, शोध कराता हूँ। 6 लोग पीएचडी कर चुके हैं मेरे लेखन के ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्येंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि युवा अवस्था से ही साहित्य के प्रति, काव्य के प्रति एक अनुराग था आपके मन में और उसे आपने आगे बढ़ाया और सौभाग्य रहा कि आपको अच्छे साहित्यकारों का, अच्छे संपादकों का सहयोग भी मिला। माया पत्रिका में भी आपने सेवाएं दी, जो उस समय एक बड़ी पत्रिका, बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी। ये सारा साहित्यिक कार्य करते हुए पुलिस सेवाओं में, पीसीएस में सिलेक्शन आपने हासिल किया, तो पढ़ाई में इससे सहायता मिली या चुनौतियां आपकी बढ़ीं? और पीसीएस में पुलिस सेवा का ही चयन आपने क्यों किया? इसकी 2-3 वजहें थी कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था और आज भी गांव में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर आपके पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो गांव में आपको कोई रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता था, उस समय भी यही लगता था कि अगर पुलिस नहीं है, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप सर्वाइवल आपका नहीं है। तो आज भी मैं देखता हूँ इतना गंगा में पानी बह गया, वो बात आज भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैंने एज पुलिस ऑफिसर मैंने ये महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि जो पुलिस चाहती है होता वही है। तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह, लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो रियल एग्जीक्यूटिव फोर्स, जो असल कार्यकारी बल दिखाई देता है वो पुलिस है। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट या जज साहब या डीएम साहब या एसडीएम साहब ऑर्डर करते हैं तो पता चलता है कि साहब वो गांव के ठाकुर साहब हैं या कोई ज़बरदस्त आदमी है, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अगेन उन्होंने कहा साहब हम, कई मामले ऐसे हमारे सामने आते हैं कि साहब हम स्टे ले आए हैं, साहब वो मान नहीं रहे, वो हमारे खेत में खोदे जा रहे हैं, वो ट्रैक्टर से जेसीबी मशीन से जुतवाए जा रहे हैं। तो नेचुरली वो स्टे ऑर्डर अपनी जगह होता है, वो कागज़ में फाइल में पड़ा हुआ है, कौन उसको पूछता है। तो उन सब चीज़ों पे वहाँ पे लगता है कि रियल जो कार्यकारी फोर्स है, रियल वर्किंग एक्शनेबल जो फोर्स है वो पुलिस है। और मुझे लगता है पुलिस ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज को चला रही है सही मायने में। हर आदमी पुलिस को, इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत अच्छी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, आप किसी भी फिल्म को उठा के देखिए, बिना पुलिस के पूरी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि पुलिस समाज का, साहित्य का दर्पण होता, कहते हैं समाज का दर्पण होता है। तो वो साहित्य भी क्या करे, क्योंकि हर स्टोरी में कहीं न कहीं किसी न किसी कहानी में पुलिस की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये इस तरह से है कि जैसे सब्जी आलू के बिना नहीं बनती, ऐसे पुलिस के बिना कोई समस्या का हल नहीं है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अभी जब कभी पुलिस की समस्या होती थी तो मैंने ये महसूस किया कि पुलिस की आखिर ज़रूरत क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पुलिस की ज़रूरत यूँ है कि जितने भी अदर डिपार्टमेंट हैं सरकार चलाने के लिए, तंत्र चलाने के लिए, जितने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सब का फेल्योर, उन सब की असफलताएँ या उन सब का नकारापन कहीं न कहीं पुलिस को पैदा करता है। अगर बिजली विभाग वाला बिजली नहीं आ रही तो पुलिस, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो पुलिस, शराब जहरीली बिक रही तो पुलिस, पेड़ काटा जा रहा तो पुलिस। आप देखिए हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो उन सब डिपार्टमेंट की जो विकृतियां हैं, उन विभागों का जो नकारापन है, उन विभागों की जो लापरवाही है, उसकी वजह से जो क्यास पैदा होता है, समाज में जो असंतुलन पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, वो पुलिस को इन्वाइट करती है। तो पुलिस अपने आप में ज़रूरी नहीं है, लेकिन पुलिस, लगता है पुलिस के बिना चलना कुछ नहीं है। पुलिस, कुल मिला के पुलिस हमारे सिस्टम में एक बेसिक डिपार्टमेंट, एक मूलभूत विभाग की तरह से पुलिस काम करता है। और पुलिस की मौजूदगी से ही अन्य विभाग भी अपना काम सुगमता से कर पाते हैं, क्योंकि पुलिस अनुशासन को स्थापित करती है। हर जगह व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ये पुलिस की मौजूदगी में ही हो पाता है। क्योंकि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में शायद जहाँ छोटे छोटे विषयों को लेकर मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, वहाँ पुलिस की मौजूदगी शांति, व्यवस्था और न्याय को धरातल पर उतारने का काम करती है। सत्येंद्र जी, पुलिस विभाग में आपका जो पुलिस में आने के प्रति जो आपने बताया कि इन कारणों से आपने पुलिस विभाग में आने का फैसला किया, निसंदेह ये कारण, हर नौजवान जब पढ़ाई लिखाई करता है तो किसी न किसी रूप में वो सशक्त भी बनना चाहता है। आपके माता पिता में से, आपकी पढ़ाई में, आपके मित्रों में से या परिवार के लोगों में से, आप जब तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, तो सबसे ज़्यादा सहयोग और प्रेरणा किसके द्वारा आपको दी गई? बड़ा नॉस्टैल्जिक है दीपक जी जब आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आज 32 साल गुजर गए और एक संघर्षशील पृष्ठभूमि से मैं भी आया हूँ। तो प्रयागराज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारा एक मित्र था शिव कुमार मिश्रा, और रूम पार्टनर थे हमारे, आज डिस्ट्रिक्ट जज हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो शिव कुमार मिश्रा का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा। हम और शिव कुमार एक साथ 5 साल तक साथ रहे और 5 साल रूम पार्टनर एक साथ रहें, और उसके बाद भी उनमें अगाध प्यार हो, उनमें कभी लड़ाई ना हो, ऐसा मतलब हमने नहीं देखा। वहाँ मैं देखता था इलाहाबाद में जो बच्चे होते थे आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों पे, उनके कमरे चेंज हो जाते थे, रूम बदल देते थे, रूम पार्टनर बदल देते थे। लेकिन ये भगवान की ऐसी कुछ मर्जी रही कि मिश्रा मेरे बिना नहीं रह पाते थे और मैं मिश्रा के बिना नहीं रह पाता था। तो इसका बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा मिला, ये भगवान की ऐसी दया मैं कहूँगा कि मिश्रा मुझे मिल गया। शिव कुमार मिश्रा जी सुल्तानपुर से आए थे और उनको भी एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, और मैं भी गया था हरदोई से पढ़ने। तो मुझे वो जब मिल गया तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक थे, और दोनों ही पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र थे, और दोनों ही के अंदर खूब तर्क शक्ति थी, और दोनों आपस में खूब मतलब विवाद, तर्क वितर्क,
इस कदर होता था कि आसपास के जो हमारे रूम पार्टनर्स थे वो भी बैठ के पढ़ने आते, देखने आते थे, सुनने आते थे कि यार कितना मज़ा आता है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्वतः भूत हमें याद आ रही हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता था या कोई बात होती थी तो मैं जो कुछ कहता था मिश्रा को उसका विरोध करना है। ये बड़ा लॉजिकल, बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। मिश्रा चाहे भले उसको सपोर्ट कर रहा हो, चाहे भले वो उस चीज़ को मान रहा हो, लेकिन अगर मैंने ये सिस्टम कहा कि मोनार्की बहुत अच्छी है, राजतंत्र होता है यार, ये प्रजातंत्र बेकार चीज़ है, तो वो बंदा तुरंत प्रजातंत्र के पक्ष में खड़ा हो जाएगा और फिर वो डेमोक्रेसी की तारीफ़ करेगा, फिर मैं राजतंत्र की तारीफ़ करूँगा, फिर डेमोक्रेसी बनाम मोनार्की अपने आप शुरू हो जाएगा और फिर वो 2-3 घंटे बहस चलेगी। फिर उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती थी जो मुझे भी बड़ा लगता था कि अच्छा लगता था। तो निस्संदेह इसमें हमारे मित्र का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे उन दिनों में जब मैं मेकिंग में था। और जहाँ तक गांव की बात है तो गांव में नेचुरली एक लड़का पढ़ने के निकले ऐसे माहौल में जहाँ कोई भी हमारे गांव में एक भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं था। तो उस गांव में निकलने की वजह ये थी कि मेरी माँ खुद बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, उनका नाम विद्या देवी था और वो 1949 में जब ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था तो वो टॉपर हुआ करती थी यूपी की। तो वो अपने आप में बहुत ही विदुषी महिला थी और उनका मैं बेटा था। तो नेचुरली उन्होंने बचपन में मेरी ट्यूटर थी, मुझे पढ़ाती थी, मेरी गणित और मेरी जितना सारे सब्जेक्ट्स माँ ही पढ़ाती थी मुझे गांव में। तो उसकी वजह से गांव में रहते हुए भी हमारा पालन पोषण बिल्कुल माँ की वजह से डिफरेंट तरीके से हुआ। और थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो अच्छे अच्छे दोस्त मिलते चले गए और मैं यहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो साथ में मिलते चले गए, कारवां में शामिल होते चले गए, वो सब अच्छे अच्छे लोग थे, इसलिए मैं कहीं भटक नहीं पाया और पथभ्रष्ट नहीं हुआ। निश्चित तौर पर बहुत एक आपने बताया जो मित्र का योगदान, माँ का योगदान, और मित्र के साथ जब आप चर्चाएं करते हैं, कंपटीशन लाइफ में विषयों पर बात करते हैं तो उससे तर्क शक्ति बढ़ती है, उससे जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान का लगातार परीक्षण और उसमें सुधार होता है, परिवर्धन होता है। पुलिस सेवा की कोई ऐसी घटना जब आपको लगा होगा कि खाकी वर्दी पहन के पुलिस सेवा में आने के बाद ये नौकरी सार्थक हो गई, कभी किसी की जान बचाने का मौका मिला होगा, कोई बहुत बड़ा केस खोलने का मौका मिला होगा, बहुत बड़े अपराधी पकड़ने का अवसर मिला होगा, कोई एक ऐसी घटना आप दर्शकों को बताएं जिस घटना से आपको बहुत संतोष मिला होगा इस सेवा में आने के बाद? दीपक जी, बहुत ही रोचक आपने प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि पुलिस की सर्विस में जब सेवा में चयन हो तो पहला चीज़ ये देखी जाए कि वो साहित्यकार है कि नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है एक साहित्यकार व्यक्ति जो है, एक जो भावुक है, एक सेंटिमेंटल आदमी है, वो बहुत अच्छा पुलिस अफसर होता है। क्योंकि व्यक्ति की आंखों में जब तक दूसरे के आंसू देखकर अपनी आंखों में आंसू ना आ जाएं, तब तक पुलिस की सेवा सार्थक नहीं होती। और जैसा कि आपने पूछा तो मैं अगर याद करूं तो 32 वर्ष की नौकरी में मुझे लगता है 3-4 हज़ार, एक दो नहीं 3-4 हज़ार ऐसे इवेंट हुए होंगे जो कि मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है अगर काश मैं पुलिस में ना होता तो शायद ये घटना या ये एक जो कालक्रम है मेरे साथ घटित न हुआ होता। मैंने इसीलिए पुलिस नामा करके एक बुक लिख रहा हूँ मैं। तो उस बुक में मैंने ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे जो इवेंट्स हैं उनको मैंने संजोया है, चैप्टर वाइज बनाया है और अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है पुस्तक। लेकिन हमारा मकसद ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे लोगों से शेयर करूं, समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे शेयर करूं, उनको आगाह भी करूं, उनको जागरूक भी करूं, उनको सचेत करूं और उनको एक कोई लर्निंग टाइप की हो, सबक टाइप की हो। क्योंकि खाली किस्सा गोई ना हो, किस्सा गोई के साथ साथ अगर वो पढ़ें तो उनको लगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो ध्यान में रखना चाहिए। हम अगर अपने ज़िंदगी में नॉर्मल बिहेव करते हैं या सफ़र करते हैं या अपने पड़ोसी से हम अपना समव्यवहार करते हैं तो डीलिंग करते समय किस तरह से हम लोगों से करें कि हमारे ज़िंदगी नरक ना हो, थाना कचहरी इनके चक्करों में ना पड़े। तो बहुत सारी इवेंट है। मैं अगर कोई इवेंट याद करने की बात बताऊं तो मैं एक इवेंट याद कर रहा हूं। मैंने उस पर एक कविता भी बाद में लिखी। वो इवेंट यूँ थी कि जब मैं उन्नाव में एडिशनल एसपी था तो मेरे पास एक महिला आई, उसके गोद में बच्चा था। तो उसने कहा साहब हमारे 3 बच्चे मर गए, मार डाले गए, पति मार डाले गए और मेरे गोद में ये बच्चा बचा है, बस यही मेरी दुनिया है और मेरा सब उजड़ गया। और मेरी 60 बीघे ज़मीन है और जगमाल मल्लाह करके एक क्रिमिनल है, वो बहुत बड़ा बदमाश है, उसका गैंग चलता है और वो क्राइम करके कानपुर तरफ गंगा क्रॉस करके भाग जाता है और उधर गंगा की तरफ से कानपुर की तरफ से दबाव पड़ता है तो उन्नाव भाग आता है। प्रशासनिक इस तरह का बटा हुआ था कि कानपुर आईजी जोन और डीआईजी रेंज और एसएसपी सब वो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी और गंगा के पार इधर उन्नाव लखनऊ रेंज के आईजी और डीआईजी वो अलग दुनिया थी। तो उसका फ़ायदा जगपाल मल्लाह उठाता था।
तो मुझे जब मालूम हुआ तो मैं तो सुन के दंग रह गया। मैंने अपने एसएचओ को फ़ोन मिलाया, उनसे पहले कंफर्म किया तो उन्होंने कहा हाँ सर सही है। तो मैंने कहा तुम इस महिला की रक्षा नहीं कर सकते हो? जगपाल मल्लाह 60 बीघे ज़मीन उसको दिखाई दे रही, वो इस महिला को उसके बच्चे को भी मार डालेगा, क्या कर रहे हो उसके लिए तुम? तो एसएचओ ने कहा सर मैंने 107-16 कर दी है और फलाना कर दिया है। तो मतलब ये सुन के मुझे लगा कि इतना बड़ा बदमाश है जिसके इस गैंग में करीब 20-25 लोग हैं और इस तरह का आतताई आदमी है, दर्जनों मुकदमे है, हिस्ट्री शीटर है, वो मार तो डालेगा ही डालेगा। मैं करूं क्या इसका? आप ये देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि जो पुलिस ऑफिसर जो वर्दी पहने बैठा है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। बहुत अच्छा आपने एक उल्लेख किया है। अक्सर हम देखते हैं कि पीड़ित फरियाद लेकर थानों पे जा रहे हैं, अफसरों के यहाँ जा रहे हैं और पुलिस के लोग एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना चाहते हैं कई बार, या उसकी संवेदनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे तमाम मामले उलझ जाते हैं, फिर आगे और बड़ी घटनाएं, दुखद घटनाएं हो जाती हैं। खैर, इस प्रकरण में किस तरह से आपने उनकी मदद की? मैंने कहा कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये सोच अगर हमारे मन में है कि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसकी आंखों में जो आंसू हैं उनको मैं सुखा सकूं, मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि इसको सुख दे सकूं, उसके चेहरे पे मुस्कान आ सके, तो मैंने इसका प्रयास करा। इसका स्लोगन भी मैंने बनवाया हुआ था, मैं जहाँ कहीं बैठता था पीछे लगवाता भी था पब्लिक डीलिंग करते समय। और मुझे लगता है सच्चा पुलिस वाला वही है जो दूसरे की समस्या को समझ करके उसकी समस्या का निस्तारण कर सके, उसको वो सब कुछ दे सके जो वो चाहता है। ये सही मायने में सेटिस्फैक्शन होता है। तो मुझे इस संबंध में एक वो याद आता है, मैंने कई तरह के इसी तरह व्यवहार करते करते जो आप घटना बता रहे थे, मैं चाहूँगा कि उसको कंटिन्यू करें, बड़ी रोचक घटना जी। हाँ, वो घटना रह गई, बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी, मैं बताना चाह रहा था। तो हुआ ये कि उस महिला को, अब आप कल्पना करिए कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपके सामने एक लेडी खड़ी है और जिसकी गोद में एक बच्चा बचा हुआ है और जगपाल मल्लाह जैसा व्यक्ति जो उसको मार डालना चाहता है क्योंकि उसे 60 बीघे ज़मीन मिल जाएगी। कोई पुलिस वाला, कोई सिस्टम, कोई कानून उसे बचा नहीं सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं क्या करूं इसमें, इसका कैसे मदद करूं। तो देखो भगवान कैसे बचाता है। मैंने उसको ऐसा किया, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको मैंने एक मेज पे ऐसे पन्ना रखा हुआ था, ऐसे कागज़ का एक कोना फाड़ा और कोना फाड़ने के बाद मैंने उसमें ओम लिख दिया। ओम लिखने के बाद उसको चौपतिया बना करके छोटा सा मैंने गोल गोल किया और उससे मैंने कहा बहन जी ऐसा करो, इसको आप पल्लू में बांध लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये मैंने झटके में कह दिया। आई वॉज वेरी इमोशनल, वेरी सेंटिमेंटल कि इसकी मैं रक्षा कैसे करूं। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, आप जब बांधना चाहते हो तो लो इसी में बांध दो, आप अपने यहाँ से बांध दो। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको घर में जा करके तबीज बना लेना और इसका असर दिखाई देगा और इसको बाजू पे लपेट के बांध लेना, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कहे नहीं आप ही बांध दो। तो वो मानी नहीं, उसने अपना साड़ी का कोना फाड़ डाला। ये अद्भुत घटना थी और उसने जब फाड़ डाला तो फिर मैं अवाक रह गया कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता ये भी हो रहा है। तो फिर उसको लपेट के मैंने उसमें वही जो पुड़िया थी और उसके बाजू पे बांध तो दिया। वहीं हमारे कमरे में बहुत सारे लोग थे और फिर मैंने अंदर से ये एक अंतर्द्वंद सा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कोई घटना घट जाए और बड़ा बुरा हो कि ये सब लोग कहेंगे नाटककार है और ऐसा करता है, तो कैसे रक्षा किया जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पता लगाया कि मोडस ऑपरेंडी क्या है। पूरा पता लगाया तो मालूम है वो पूरे गैंग के साथ गंगा की कटरी में रहता है। तो एक दिन वहाँ जो स्थानीय बाज़ार लगता था, वहाँ उस बाज़ार में मैं गया और वहाँ एक एसएचओ से कहा, मैंने कहा जब बाज़ार खूब लग जाए 2-3 बजे के आसपास, गांव की बाज़ार भीड़ भाड़ हो, तो उस समय मेरा एक लेक्चर करा देना, वहाँ मैं स्पीच दूंगा और मैं आह्वान करूँगा कि जिंदा है मुर्दा उसका सर काट के कौन लाएगा जगपाल मल्लाह का। तो मैं जा कर के मैंने वहाँ तख्त पे उद्घोषणा कर दी और पब्लिक में बहुत सारे लोग हमारे उसी दिन तमाम मुखबिर पैदा हो गए और लोगों ने तरह तरह के आके सूचना दी। मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अच्छा हुआ क्या कि जब ये मैं कह रहा था तो उसी दौरान एक वहाँ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही प्रभावी आजकल की तारीख में वो बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये उनका पाला हुआ तोता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले साहब इसको मारिए मत। तो मैंने कहा नहीं मारूंगा, आप इसके बदले में क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जो बताओ। मैंने कहा उसको जगपाल मल्लाह को बुलाओ और सरेआम सबकी पब्लिक के सामने पूरी बाज़ार में उसी मंच पे वो उसको बहन बनाए, उससे माफ़ी मांगे और उसकी रक्षा का मंत्र दे और संकल्प ले सबके सामने गंगा जल ले करके और सारी पब्लिक के सामने वो कहे कि हम इसको ज़िंदा रखेंगे, इसके बच्चे को मरने नहीं देंगे। ये सारा मैंने किया। बाद में मैं जब कविता लिख रहा था
तो मैंने एक बहुत अच्छी कविता पुलिस के ऊपर लिखी। उसमें एक लाइन है कि नाम ताबीज़, पुलिस वालों के लिए मैं लिखा है कि नाम ताबीज़ पर हो तुम्हारा, बाजुओं पर नज़र उसके आए। वो लाइन भी वहीं से निकल के आई। तो मेरा कहना ये था, जो मेरा साहित्य भी है वो साहित्य भी मैं जीता हूँ, उसको ज़िंदगी में सार्थक करता हूँ। सोचता हूँ खाली ये पंक्तियाँ और ये खाली शब्द और ये अक्षरों का, उस महिला का मतलब सुरक्षा उसकी सुनिश्चित हो गई। वो आज तक वो महिला जीवित है और बड़ी खुशी की बात है, मुझे वो महिला आज भी रक्षाबंधन में राखी बेचती है और मैं कभी जाता हूँ फतेहपुर चौरासी में, वो महिला आज भी जीवित है, अपने बच्चे के साथ बड़ी खुश रहती है और भैया मुझे कहती है, और मैं कह नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और जगपाल मल्ला ने भी अपना वादा निभाया, फिर मैंने उसे मारा भी नहीं और कोशिश मैंने करी, रिहेबिलिटेट किया उसको, और वो रिहैब के चक्कर में आज जगपाल मल्ला ने क्राइम छोड़ दिया, वो मरे भी नहीं, जिंदा हैं और वो सुरक्षा कर रहे हैं इसकी। मतलब एक जो कम्युनिटी पुलिस और मित्र पुलिस की जो सरकार परिभाषा देती है और चाहती है सरकार की इस तरह की पुलिसिंग हो कि लोग अपराध से दूर हो जाएं और आम आदमी जो है वो पुलिस में अपने मददगार को देखे। तो एक पीड़ित महिला को आपने अपनी बहन बनाया, भाई का उसको एक भाई की सुरक्षा दी आपने, और एक अपराधी को भी आप समाज की मुख्य धारा में आपने जोड़ा और जिम्मेदारी भरे जीवन से उसको कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया। ये एक निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे संविधान में जो लोक सेवक की परिभाषा है, वहाँ लोक सेवकों से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए संवेदनशीलता से उनसे पेश आएँ। आज जो आप इतनी काफ़ी बड़ी सेवा हो गई, आपकी लंबा अनुभव हो गया इस विभाग में, आज जो परिदृश्य देख रहे हैं आप पुलिस का, और कोई भी सरकार हो, पुलिस अक्सर विवादों में रहती है। अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में एक घटना हुई, कई पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद इनकाउंटर हुआ, और कहीं हाथरस की घटना, कहीं की कोई भी घटना हम उठा के देख लें, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठते हैं, सियासत भी होती है। तो आखिर अभी तक जो जीवन आपका बीता पुलिस विभाग में, अपने विभाग को लेकर अंतर्मन में क्या सोचते हैं? क्योंकि साहित्यकार भी हैं आप, संवेदनशील हैं, पुलिस कैसी होनी चाहिए? आज पुलिस में क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? दीपक जी, आपने न्यायिक प्रणाली में देखा होगा, एक महिला जो है आँखों पे पट्टी बांधे हुए तराजू ले रहती है और उसमें एक संदेश होता है कि ये न्याय की देवी है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो जो तराजू है, वो ये वाला जो लोगो है, ये वाला पुलिस के लिए होना चाहिए था। बिकॉज पुलिस में क्या है, जो मैंने महसूस किया कि समाज में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्राइम नहीं हो रहा है, राम राज्य है, चीज़ें अपनी तरह से हो रही हैं, करप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं, थाना बंद हो जाएगा और पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं है। पुलिस की आवश्यकता पड़ती तभी है जब समाज में कहीं न कहीं उस तराजू में पसंगा हो जाता है, कहीं न कहीं पासंग टाइप की चीज़ हो जाती है, एक पलड़ा लटक गया ऊपर और एक नीचे चला आया। तो अब उसमें उतना ही वेट रखना है पुलिस को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पुलिस को उतना ही वेट देना है जिसमें तराजू की तरह हो जाए और पसंगा दूर हो जाए। कई बार ये होता है कि पुलिस ऑफिसर अगर तजुर्बेकार नहीं है, पुलिस ऑफिसर अगर बैलेंस्ड नहीं है, तो होता ये है कि एक्शन लेने में कई बार एक तरफ पसंगा दाहिनी तरफ था तो वो बाईं तरफ पसंगा हो गया। मालूम हुआ एक्शन इतना ज़्यादा हो गया, ओवर एक्शन हो गया कि जितना नहीं होना चाहिए था। तो पुलिस ऑफिसर को मुझे लगता है कि पूरे समाज में संतुलन बनाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही शक्ति का प्रयोग, उतने ही एक्शन का प्रयोग करना चाहिए, और उतना बहुत ज़रूरी है। उससे कम करेंगे तो भी पसंग रह जाएगा, और पासंग रह जाएगा तो समाज में संतुलन कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ और है, थोड़ा सा जो मैं महसूस करता हूँ, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम गाली न दें, किसी को मारे पीटे ना। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सी बात लगती है, अगर पुलिस वाला किसी को मारे पीटे ना, किसी को गाली न दे, किसी को कुछ कहे ना, तो आप धर्मात्मा बन करके कभी पुलिसिंग नहीं कर सकते। ये बहुत दुखद है, ये कड़वा सच है। लेकिन हमारे विभिन्न आयोग, विभिन्न हमारी जांच एजेंसियां, विभिन्न मीडिया, हम सबसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम साधु की तरह, बिल्कुल श्री रविशंकर जी की तरह बैठ के और हम समाज में संतुलन स्थापित करें। ये संतुलन ऐसे कभी स्थापित नहीं हो सकता। सही बात यह है कि हिंदुस्तान में, अब मानसिकता कह लीजिए या जनमानस का कुछ भी कह लीजिए, सही बात यह है कि जो आदमी 4 डंडे खा के आया है थाने, या 4 गालियां खा के आया है, वो ये चाहता है कि दरोगा जी ये जितनी गालियां हमको दी है, इतनी ही गालियां दरोगा जी उनको दे दें।
सपोज जैसे मान लीजिए किसी ठाकुर साहब ने किसी गरीब आदमी को 4 गालियां दी और 4 जूते मार दिए, तो अब वो इससे कम पर राजी नहीं है। वो चाहता है कि पुलिस वाला, थाने वाला ठाकुर साहब को बुलाए और थाने में 4 जूते मारे और 4 ही गालियां दे। अगर ठाकुर साहब को थाने पे बुलाया और उसने ऐसा नहीं कह दिया, देखिए ठाकुर साहब, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए और मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, जाइए, चलिए यहाँ से, तो वो कहेगा कि ठाकुर साहब से मिल गए हैं और ये कुछ करते डरते नहीं, फिर भैया न्याय वाव कोई है नहीं, वो उसके मुँह से ही निकलेगा। एग्जैक्टली वो हमसे क्या चाहता है? हमसे अवैध कार्य चाहता है, हमसे वो कार्य चाहता है जिसका मीडिया विरोध करता है, हमसे वो पीड़ित व्यक्ति वो चाहता है जिसको कि समाज नहीं चाहता, जिसको कि पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते, जिसको कानून नहीं चाहता। वो हमसे ये चाहता है कि मैं उसे गाली दे दूँ, मैं उसे पीट दूँ, मैं उसकी ठुकाई कर दूँ, वो बड़ा खुश, वो कहेगा भाई पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पीड़ित तो हमसे कुछ चाहता है और कानून और जिसे मैं कवर्ड हूँ, जिन कानूनों से जो शक्ति मिली हुई है, जिन चीज़ों से हमें शक्ति मिली हुई है, मीडिया जो चतुर्थ स्तंभ है, वो जो चाहता है अगर मैं वो करूँ तो उस व्यक्ति को कभी भी न्याय आप नहीं दे सकते और पीड़ित व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगा और पुलिस के हिस्से में हमेशा असंतोष आएगा। तो होता क्या है कि कई बार ये जद्दोजहद बड़ी लंबी चल जाती है कि क्या किया जाए, जो विक्टिमाइज्ड है, जो विक्टिम है, उसका साथ दिया जाए, उसके अनुसार किया जाए। लगता है कि उसने जो वास्तव में उसके साथ जो जाति हुई है, वो जाति का बदला प्रतिशोध लेने में वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वो थाने आया। अगर वो सक्षम होता तो गांव पे ही निपट लेता, वहीं मोहल्ले में ठोक लेता, लेकिन वो सक्षम नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतना धनबल नहीं है, जनबल नहीं है, तो वो थाने आता है कि हम जाएंगे तो दरोगा जी बुलाएंगे, वो दरोगा जी उतना ही उसको गाली देंगे। तो अब दरोगा जी जो गाली दे रहे हैं, वो दरोगा जी तो सही काम कर रहे हैं देखा जाए अगर विक्टिम के हिसाब से, लेकिन कानून के हिसाब से देखा जाए तो दरोगा जी गाली दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, नहीं देना चाहिए। दरोगा जी मार पीट रहे हैं, नहीं मारना पीटना चाहिए दरोगा जी को। तो जब नहीं करना चाहिए तो फिर ये तो हमेशा एक गैप बना रहेगा, अपेक्षाओं का गैप बना रहेगा। विक्टिम की अपेक्षा कुछ है और कानून की और विभिन्न हमारे जो जांच एजेंसियां हैं, आयोग है, मीडिया है, जुडिशरी है, इसकी अपेक्षा कुछ और है। तो ये गैप बना हुआ है, इस गैप को धीरे धीरे कैसे भरेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो आपने सुना सत्येंद्र सिंह साहब को और बहुत ही यथार्थ इन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया हमारे सामने पुलिस की कार्यशैली का, पुलिस को लेकर जो अपेक्षाएं हैं समाज के मन में, पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं, इन सारे विषयों पर आपने बहुत अच्छे तरीके से इन विषयों को हमारे सामने रखा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। सिंह साहब, जिस विषय से हमने वार्ता शुरू की थी, 20 से अधिक पुस्तकें आपने लिखी हैं, तमाम मंचों पर आपने काव्य पाठ भी किया है। तो आज जिस तरह से कोरोना का संकट पूरे समाज के मनोबल को तोड़ रहा है, लोग परेशान हैं और एक संघर्ष भी हो रहा है, एक लड़ाई भी हो रही है, हमारी सरकार, हमारे सारे विभाग, पुलिस विभाग भी बहुत आगे बढ़ के इस संकट का सामना कर रहा है। इस समाज के लिए ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे मनोबल को बढ़ाने वाली कोई एक रचना, कोई एक काव्य, कुछ ऐसा आप सुनाएं। तो हम चाहेंगे कि ऐसी एक रचना आप हमें सुनाएं और उसके साथ इस चर्चा का हम समापन करेंगे। मैं जैसा कि आपको पता है, मैंने सारा काव्य, हमारा करीब 5-6 हज़ार गीत गज़ल हैं, सारे मैंने कंपोजिशन के साथ लय में लिखे हैं, स्वर में लिखे हैं, तुकांत कविताएं लिखी हैं। तो मेरा गीत बड़ा मशहूर हुआ, 2006 में लिखा था मैंने। मैं एक बड़ा तकलीफ़ होती है कि हमको लोग निर्दयी कहते हैं, हमको लोग कहते हैं कि पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, नालायक हैं और बड़े बड़े गंदे गंदे कुविशेषण हमारे हिस्से में आते हैं। तो मैंने सोचा लाओ इसके ऊपर कुछ लिखा जाए। मैंने एक जगह देखा अपनी आँखों से कि वहाँ पर एक लाश 3-4 दिनों से पड़ी हुई थी। तो मैं गया वहाँ पर, तो गांव वाले कहे कि वो दरोगा जी ने कहा कि लाश वहाँ जंगल में झाड़ी में पड़ी हुई है। तो मैं देखने गया। मैं अक्सर मेरी आदत है कि मैं बहुत ही बारीकी से माइन्यूटली डेड बॉडी को ऑब्ज़र्व करने जाता था। तो डेड बॉडी से 10 फीट की दूरी से ही बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और वहाँ तक जाना मुश्किल था और जगह भी बड़ी ख़राब थी, वहाँ पर काफ़ी झाड़ झंखाड़ था। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसका भाव, भंगिमा, चेहरे का अंतिम समय जब वो संघर्ष कर रहा होगा, मरने जा रहा होगा, तो किस तरह के हाथ हैं, नाखून में क्या लगा हुआ है, आँखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, तो उससे बहुत कुछ बदमाश तक पहुँचने में, हत्यारे तक पहुँचने में मदद मिलती है।
तो मेरी आदत रही, मैं हमेशा ये करता रहा। लेकिन उस अमुक दिन मुझे लगता है कि मुझे जीवन भर याद इसलिए रहेगा कि उस बदबू को झेलने के बाद मेरे 3-4 दिन मेरे नाक में जैसे चढ़ जाती है बदबू। वो मैं कई बार घर आया, मैंने क्रीम लगाई नथुने में और लक्स साबुन से लगा के मैंने नाक के अंदर लगाया, लेकिन वो बदबू नहीं गई, वो चढ़ गई, मेरे दिमाग में तक चढ़ गई। आप सोचिए पुलिस का काम कितना टफ है। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो यादगार चीज़ बन गई, जब मैं उस डेड बॉडी को देख रहा था तो वो पुरानी डेड बॉडी थी, पेट काफ़ी फूला हुआ था। अचानक भड़ाम की आवाज़ आई और वो डेड बॉडी उड़ गई आसमान में, और वो जा कर के 20-25 फीट ऊपर पेड़ था, उसमें जा कर के उसकी आंतें लटकी हुई और सारी आंतें मेरे ऊपर, उसके कीड़े उड़े सब मेरी डेड मतलब खाकी वर्दी पे पड़े हुए थे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। अगर वो सब सीन कोई देख ले, और उसके घर वाले, सबसे मतलब मुझे तकलीफ़ ये हो रही थी, उस औरत का उस आदमी का एक प्रेमिका थी, वो उसको मैं बुला के लाया था कि शायद ये कोई एंगल निकले, मुझे लोगों ने बताया, तो वो भी उसके पास नहीं आ रही थी। यानी मैं डेड बॉडी के पास खड़ा था, सारी उसकी आंतें मेरे ऊपर आ गई, और वो डेड बॉडी के पास वो 15 फीट दूर खड़ी थी। तो वो बहुत दुखद था। तो उस पर मैंने गीत लिखा, फिर बाद में वो दिमाग में पिक्चर थी कि वो गीत यूँ था कि बड़ा सुंदर सा गीत है कि हाँ जनाब हम लाशें ढोते हैं, कुछ लाशों में कीड़े होते हैं, लैला छोड़ चली जाती मजनू, उस बदबू में भी हम होते हैं, माता सुत को छोड़ चली जाती, 7 जन्म की कसम तोड़ जाती, फिर उस शव को हाथ लगाते हैं, फिर भी हम निर्दयी कहलाते हैं, यह कैसा जनता का है व्यवहार, हम हैं पुलिस पहरुआ थानेदार। ये मेरी कविता थी। कुछ मेरी पूरी कविता मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ये कुछ भाव थे कि हम इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी कोई ये कहे कि आप निर्दयी हो, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। तो मतलब उस दिन देख के मैं दंग रह गया। जो उसके सगे लोग थे, जिन्होंने 8-8 जन्म 7-7 जन्म सोचा साथ बिताने की कस्में खाई होंगी, वो भी पास आने को तैयार नहीं थे, वो भी डेड बॉडी को छूने को तैयार नहीं थे। फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया थोड़ी दूर जा कर के, उस डेड बॉडी को उठाने के लिए मेरे सिपाही बेचारे, वो 2-3 लोगों को वहाँ से गांव से बुला के लाए, वो भी हाथ नहीं लगा रहे। और किस तरह से गठरी में बांधा है वो डेड बॉडी के टुकड़े उतार के बीन के उसके चारों तरफ जो मांस के लोथड़े फैल गए थे फटने से सब के। तो वो सीन देख करके मुझे अजीब सी मतलब एक दिमाग में बैठ गई कि हम पुलिस वाले देखो, हम उस समय भी साथ हैं, खड़े हुए हैं। उसके अंतिम संस्कार के समय, उसके अंतिम क्षणों के समय भी उसका एक लोथा शरीर का इकट्ठा करके रख रहे हैं कि शायद कुछ इसमें आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के काम आए। तो अब इसके बाद भी पब्लिक कुछ कहे और जनता कुछ कहे, तो मुझे लगता है उसे जनता को कहने का हक नहीं है। हम कभी निर्दयी नहीं हो सकते। बहुत ही भावुक करने वाले वो क्षण रहे होंगे जब आपने जो बात बताई और जो दृश्य आपके सामने था, और उस दृश्य को आपने प्रस्तुत किया हमारे सामने, उस दृश्य को आपने अपनी रचना के माध्यम से भी प्रस्तुत किया। और निसंदेह पुलिस विभाग हमारे समाज में, अगर हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, तो ये गलत नहीं होगा। समाज में जो सभ्यता है, उस सभ्यता का संरक्षक यदि कोई है तो पुलिस है। समाज में लोग अपने घरों से निकलते हैं, महिलाएं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्योंकि एक सुरक्षा का आभास हर जगह मौजूद है। वो सुरक्षा का आभास पुलिस की वजह से है। ये अलग बात है कि कई बार पुलिस पर आरोप लगते हैं, ये अलग बात है कि कहीं कुछ पुलिसकर्मियों से गलतियां भी होती हैं, कुछ पुलिसकर्मी गलत मार्ग पे भी चल जाते हैं। पूरे समाज में जो विकृतियां हैं वो हमें हर जगह मिलती हैं। समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं, उसी तरह पुलिस विभाग में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से निभाते हैं। तो समाज को भी ये देखना होगा कि हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारे जो रक्षक हैं, हमारे जो पुलिस के रूप में जो हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार संवेदनशीलता से भरा होना चाहिए। और पुलिस कर्मियों के सामने भी एक बड़ा दायित्व है कि वो समाज के संरक्षक हैं, तो उनका व्यवहार भी जनता के प्रति बेहतर हो और पुलिस के महत्व को लोग समझें, और हमारी व्यवस्था जो पुलिस विभाग हमारा जो है उसका संचालन एकदम सर्वोत्तम से हो सके। धन्यवाद।